तो क्वारंटाइन सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी studied about the introductory part of electromagnetism and electrostatics, and today we will start the concept of charge. Concept of charge. Concept of charge. Concept of charge. आप जानते हो कि संसार में या ब्रह्मांड में सभी पदार्थ कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की संख्या लगभग मोर देन 100, लगभग 130 के लमसम है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी आपके एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, और आप जानते हो कि इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो यदि अपन कंसीडर करते हैं, मान के चलते हैं कि 2 प्रोटॉन हैं, लेट अस कंसीडर 2 प्रोटॉन्स, या मान लो इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेट अस कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो है 1 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हैं तो इनमें कुछ न कुछ मास होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो यदि इन पर आवेश है या नहीं है ये अभी तक हम नहीं जानते, पर ये 2 द्रव्यमान हैं, इनमें द्रव्यमान है तो अपन 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि 2 द्रव्यमान वाले पिंडों के मध्य सदैव एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल का मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के मध्य जो कि 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखे हैं, तो हो जाएगा Gm(e²/r²। और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं अपन, 1 सेंटीमीटर रखें, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कॉन्सेंट है और M(e) मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैलकुलेट करने पर लगभग आता है 5.5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन्स तो इनके मध्य इतना बल लगता। बट देखने में आता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इतने बल से आकर्षित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के मध्य तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो द्रव्यमान की वजह से तो इनमें आकर्षण का गुण होता है और ये आकर्षित होते हैं इतने बल से, बट ये अभी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो इनमें कोई दूसरा गुण है। वही दूसरा गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। उस आवेश की वजह से इनके मध्य विद्युत बल लगता है और उस विद्युत बल की वजह से ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं और इनके मध्य जो बल लगता है उस विद्युत बल का परिमाण लगभग इससे बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन आता है। तो वो इससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा है तो आपका ये इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो इस प्रतिकर्षण के गुण जिस के कारण आता है उस प्रॉपर्टी को आवेश कहते हैं। ठीक है, ये एडिशनल प्रॉपर्टी जो इन इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिकर्षण के लिए जिम्मेदार है, वही गुण आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि संसार में या यूनिवर्स में
सभी वस्तुएं एलिमेंट्री पार्टिकल्स या मूलभूत कणों से मिलकर बनी है, मूलभूत कणों से मिलकर बनी है, मिलकर बनी है। जैसे कुछ मूलभूत गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में तो आप जानते हैं, बहुत सारे होते हैं, इनमें से आप इनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन आवेश की यहाँ से एक परिभाषा देना चाहें आपको, मैं कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, बहुत सारी अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आवेश की परिभाषा देना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह नेज गुण होता है, या चलो मैं लिख ही देता हूँ, आवेश आवेश पदार्थों को निर्मित करने वाले मूल कणों का, मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, मूल कणों का नेज गुण होता है, गुण होता है। ये अपन ने देख लिया कि किस प्रकार होती है, उसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी मास के अलावा, या कह सकते हैं कि एक अन्य परिभाषा के तौर पर। अब ये आवेश अपन ने इसलिए बताया क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के चारों तरफ इनका एक प्रभाव क्षेत्र है, यह प्रभाव क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। जब आवेश स्थिर है तो इनका प्रभाव क्षेत्र केवल विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब ये गतिशील होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, तो ये प्रभाव क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गतिशील होंगे तो इन पे एक दूसरा प्रभाव क्षेत्र और उत्पन्न होगा, उसको कहेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ इन प्रभाव क्षेत्रों के आधार पर एक परिभाषा और दे सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह नेज गुण होता है, वह नेज गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या इनका अनुभव करता है, अनुभव करता है। देखते हैं कि किस प्रकार के प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। मान लो ये एक चार्ज है Q, और ये चार्ज Q रेस्ट पर है, अर्थात स्थिर है। मान लो एक चार्ज है Q और ये मूविंग चार्ज है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज है। तो मूविंग चार्ज के लिए दो केस हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं एक ये त्वरित गति कर रहा है, एक ये एक्सेलरेटेड और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। मान लो कि ये पहले अत्वरित गति कर रहा है, अत्वरित अर्थात इसका त्वरण है वो 0 है। दूसरा है ये त्वरित गति कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, अर्थात अत्वरित के लिए कह सकते हैं कि वेलोसिटी इसका क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर कौन से प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस कंडीशन के अंदर कौन से प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो जब चार्ज आपका रेस्ट पर होता है, तो आपने कल के लेक्चर में देखा था कि उस समय अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, उसमें केवल चार्ज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
तो इसके कारण उत्पन्न प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उत्पन्न प्रभाव क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इसके चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होगा उस प्रभाव क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और जब आवेश अत्वरित गति कर रहा है, गतिशील है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र। तो उत्पन्न होता ही होता है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ दूसरा प्रभाव क्षेत्र और उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन केवल विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, सॉरी। अब बात करते हैं अपन त्वरित आवेश, मतलब जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है उस समय विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, प्रभाव क्षेत्र तो दो ही उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, दो ही प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। परंतु इनके साथ साथ एनर्जी का उत्सर्जन भी होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बताइए, ठीक है। प्रश्न आया आपके एग्जाम में कि विद्युत चुंबकीय तरंगों, जैसे मैं लिख ही देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत बताइए, स्रोत बताइए। 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है, तो आप आंसर क्या लिखें? अभी आपने बताया कि त्वरित आवेश, तो आंसर होना चाहिए आपका त्वरित आवेश। आंसर क्या होना चाहिए? त्वरित आवेश, या कह सकते हैं दोलायमान आवेश, या दोलायमान आवेश, त्वरित आवेश या दोलायमान आवेश। दोलायमान आवेश का मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लो इस प्रकार से एक चार्ज है, उस चार्ज को इस प्रकार से क्यू चार्ज को यूँ लटका रखा है और उसको यूँ गति करवा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पे वेलोसिटी अधिकतम, यहाँ पे जाने पर वेलोसिटी न्यूनतम, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। तो त्वरित आवेश जब भी होता है तो क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होगी ही होंगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आवेश की परिभाषा अपन ने देख ली है, आवेश कौन कौन से प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है उनके बारे में अपन ने देख लिया है। अब अपन आवेश के प्रकार की बात करते हैं, आवेश के प्रकार की। तो आवेश के प्रकार के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि आवेश जो 2 प्रकार के हैं उनमें से एक प्रकार के आवेश को पॉजिटिव कहते हैं, तो दूसरे प्रकार के आवेश को नेगेटिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार हैं कितने? 2, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब धनावेश और ऋणावेश। और ये बात बताइए किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कन्वेंशन उनका ही दिया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल माना गया है शुरुआत में, भाई इनको पॉजिटिव मान लिया और इनको, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव मान लिया, और उसी को मानकर बाद की फिजिक्स लिखी गई। तो अपन जो मूल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन है उसको माना जाता है पॉजिटिव, प्रोटॉन होता है उसको माना जाता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन होता है उसको माना जाता है नेगेटिव, और एक न्यूट्रॉन है उसको माना जाता है न्यूट्रल, उसको उदासीन मानते हैं। क्या मानते हैं? उदासीन।
ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और इन पे आवेश का मान आप ज़रूर याद रखें। आवेश का मान प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे, बस प्रोटॉन पे उसका मान पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे उसका मान नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी बात करते हैं इसकी यूनिट्स की, बात करते हैं, और भी यूनिट होती हैं। जबकि प्रोटॉन पर आवेश होता है, ये माइनस का होता है इलेक्ट्रॉन का, जबकि प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। और न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, एक इनको आप याद रखें। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको देता नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इनका मास देता है, ना ही इनके चार्ज देता है। आपको बेसिकली पता ही होने चाहिए साइंस में। तो अपन देखते हैं कि कब किसी मैटर पर धन आवेश आता है, कब किस मैटर पर ऋण आवेश आता है। तो ये समझने के लिए अपन थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप केमिस्ट्री में या 10th क्लास में या 11th में पढ़ ही चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, इसमें आप जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं इस प्रकार से। तो किसी भी एटम का अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं ZXA, जहाँ पे Z क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और A होता है उसकी द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, और X होता है उसका सिंबल, रासायनिक प्रतीक, रासायनिक प्रतीक। अभी जो मैंने